वृद्धि के साथ संतुलित है। अब हर यान में लगभग 1400 वयस्क, 500 बच्चे, 600 वृद्ध लोग हैं। हर 10 साल में लगभग आधे बच्चे वयस्क हो जाते हैं और 1/3 वयस्क वृद्ध हो जाते हैं। लगभग 33% लोग जो 50 से 80 वर्ष के बीच हैं, हर 10 साल में गुजर जाते हैं। इस प्रकार पीढ़ीगत बदलाव स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी असामान्यता के। अंतरिक्ष यात्रियों की औसत आयु इस समय लगभग 77.5 वर्ष है। कुछ यात्री और क्रू सदस्य जो पृथ्वी से रवाना हुए थे, अभी भी जीवित हैं। लॉन्च के 100 वर्ष बाद यान अब पृथ्वी से लगभग 7.3 प्रकाश वर्ष दूर है और एल्पिडा से लगभग 3.7 प्रकाश वर्ष। यह स्थिरता का युग है और हर यान पर विशिष्ट परंपराएं बन चुकी हैं। इंटरस्टेलर हिस्टोरियंस अब एक नया पेशा बन गए हैं, जो यान पर समाज के इतिहास को डॉक्यूमेंट करते हैं। पृथ्वी से 10.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर नई मानवता का युग लगभग 149 वर्षों में अंतरिक्ष में जन्मी 5वीं और 6ठी पीढ़ियां इस दुनिया में आई हैं। वे अपने नए घर की ओर बढ़ते हुए आगमन की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नई मानवता अब अपनी जड़ यानी पृथ्वी को भूलने लगी है। केवल वैज्ञानिक समुदाय के क्रू सदस्य ही पृथ्वी से आने वाले मध्यम संकेतों को नियमित रूप से प्राप्त करते हैं। विभिन्न गति से चल रहे वस्तुओं के लिए समय अलग तरह से गुजरता है। जितनी अधिक गति होती है, समय का अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाता है, खासकर जब यह वर्षों तक चलता रहे। इसलिए यानों का समय पृथ्वी के समय से भिन्न होता है। यात्रा के 100 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में अभियान के सदस्यों के लिए लगभग 3 महीने कम समय बीता है। इस समय के दौरान यान पर कई कहानियां और रहस्य जन्मे हैं। विशेष रूप से उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास जहां प्रवेश वर्जित है। ऐसे क्षेत्रों में कभी-कभी ऐसे लोग आते हैं जो चेहरे छिपाए हुए वर्दी पहनते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां एलियन हमले के लिए हथियारों का भंडारण है, तो कुछ का मानना है कि वहां धनी लोग और राजनीतिज्ञ क्रायोस्लीप में सोए हुए हैं, जिन्हें आगमन पर जगाया जाएगा। इस अवधि में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण लोगों की शारीरिक रचना में बदलाव आया है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर कम तनाव पड़ा है। औसत कद अब लगभग 220 सेंटीमीटर 7 फीट या उससे अधिक हो गया है। पोस्चर अधिक सीधी हो गई है। मांसपेशियों की मात्रा कम हुई है। लोग अब अधिक पतले दिखते हैं और उनका चलने का तरीका हल्का और अधिक प्रवाही हो गया है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ने जनसंख्या को नए ग्रह पर जीवन के लिए अधिकतम रूप से अनुकूलित कर दिया है। बड़ी आंख के स्लिट्स, बड़ी पुतलियाओं और थोड़े बड़े नेत्र उन्हें मंद प्रकाश में बेहतर दृष्टि प्रदान करते हैं। एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि आंखों के आइरिसेस अब एमरल्ड ग्रीन या गोल्डन येलो रंग के हो गए हैं। नई मानवता अब अपने आगमन की तैयारी कर रही है। पोर्ट होल्स से एक छोटा लालिमा वाला बिंदु नंगी आंख से दिखने लगा है। यह दिन ब दिन करीब आ रहा है। एल्पिडा तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। अब यानों को लगातार 25 दिनों तक धीमा होना है, ठीक उसी तरह जैसे 150 साल पहले था। शिप के सभी लोग अपने असाइंड एरिया को चेक करते हैं, हर चीज को ठीक से सुरक्षित करते हैं। फिर सभी लोग खुद को वॉल के अगेंस्ट कसकर बांध लेते हैं। रोटेशनल इंजन रिवर्स थ्रस्ट पर सक्रिय किए जाते हैं। रोटेशन धीरे धीरे रुकता है, भारहीनता लौट आती है। मैन्यूवरिंग थ्रस्टर जलाए जाते हैं, जो यान को इस तरह मोड़ते हैं कि उनकी स्टर्न यात्रा की दिशा की ओर हो। मुख्य इंजन ब्रेक की तरह काम करने के लिए सक्रिय होते हैं। फिर से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनता है, लेकिन इस बार यह वृत्ताकार नहीं बल्कि क्षैतिज डेक पर होता है। फिर से दीवारें और फर्श अपनी जगह बदल लेते हैं। इसी बीच लालिमा वाला वह बिंदु बड़ा होता जा रहा है और एक सूर्य में परिवर्तित हो रहा है। फाइनल अराइवल का दिन आ गया है।
खिड़कियों से एक नीला बिंदु दिखाई देने लगता है। डिस्प्ले पर इसका बड़ा किया हुआ चित्र दिखाया जा रहा है। अब जमीन, एक विशाल महासागर और बादल पहचाने जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर काला और बैंगनी रंगों का एक अजीब मिश्रण दिखाई देता है। यह क्या हो सकता है? आगमन से 1 घंटा पहले उस सिग्नल का स्रोत खोज लिया जाता है जिसने मानवता को इस यात्रा पर बुलाया था। यह एक ऑर्बिटल बीकन है जिसे किसी अज्ञात सत्ता द्वारा छोड़ा गया था। यान जियोसिंक्रोनस कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपनी घुमाव गति शुरू करते हैं, जिससे फिर से फर्श और दीवारें अपनी जगह बदल जाती हैं। यान से प्रोब छोड़े जाते हैं जो ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में उतरते हैं और शुरुआती अन्वेषण करते हैं। पहली तस्वीरें और वीडियो आने लगते हैं। वायुमंडल में नियोन की असामान्य एकाग्रता के कारण सूरज की किरणें, आकाश और बादल नारंगी और गहरे लाल रंग की चमक के साथ झिलमिलाते हैं। टाइडल लॉकिंग की वजह से एल्पिडा हमेशा अपने तारे की एक ही दिशा की ओर रहता है, जिससे एक ध्रुव लगातार गर्म रहता है और दूसरा ठंडा। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तापमान के इस फर्क को कम करता है। वायुमंडल की रचना पर सटीक डेटा आ रहा है। अच्छी खबर यह है कि यहां की हवा सांस लेने योग्य है। सतह का एक विस्तृत नक्शा भी बनाया जा रहा है। शटल के उतरने की जगह तय हो चुकी है। एक विशाल मैदान। प्रत्येक यान से एक शटल नीचे उतरता है और लैंड करता है। रोवर्स और चालक दल बाहर उतरते हैं। यह पहली बार है जब मानव किसी दूसरे तारे के सिस्टम के ग्रह की सतह पर कदम रख रहे हैं। एक शटल से एक कार्बन मोनोलिथ उतारा जाता है, जिस पर उन अभियान सदस्यों के नाम उकेरे हुए हैं जो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। एक क्षण के लिए मौन छा जाता है। शटल अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं और ग्रह का अन्वेषण शुरू करते हैं। यहां विशाल क्षेत्र घने और हरे भरे जंगलों से ढके हुए हैं, जिनमें 100 मीटर 330 फीट से भी ऊंचे विशाल पेड़ हैं। पत्तियां बेहद विविध और अजीब आकार की होती हैं, कुछ चौड़ी और बड़ी तो कुछ सर्पिल आकार की। लगभग सभी पत्तियां गहरे बैंगनी रंग की हैं। शाम के समय में यहां की स्थानीय वनस्पति बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए अपना कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करती है। नीले रंग की मशरूम जैसी काई पेड़ों पर चमकती है। हरी स्लाइम पत्तियों से प्रकाश उत्सर्जित करती है। यहां तक कि पत्तियों की नसें भी हल्का नीला प्रकाश छोड़ती हैं। अगले अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि यह ग्रह केवल पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निवास स्थल है और यहां मानव जीवन संभव है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। उस बीकन को किसने छोड़ा था और वह सिग्नल किसके लिए था? क्या यह कोई पुरानी सभ्यता थी? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।